राधे राधे दोस्तों, स्टडी विथ राघव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पराए घर। कहानी के अंत तक बने रहिए। अपने बदले हुए हालात देख देख कर बिन्नू की बार बार रुलाई फूट रही थी। देखते ही देखते क्या क्या हो गया था। मायके में उसकी खिलखिलाती हंसी, वो चुलबुलापन, चहचहाना और वह बचपना, सब कुछ एक ही झटके में ख़त्म सा हो गया। लेकिन उसने तो न जाने कितने सपने संजोए थे और क्या क्या सपने दिखाए थे उसकी सहेलियों ने, उसके घर वालों ने और मिलने वालों ने। जिसे देखो वह यही कहता था, तेरे तो ऐश हो गए बिन्नू। अरे मांग कर लड़की ले जा रहे हैं, राज करेगी राज। अपने घर में रानी की यह आवाज़ उसके कानों में अभी तक गूंज रही थी। विदाई के बाद जब वह ससुराल पहुंची तो वहाँ की रस्म वगैरह निपटते निपटते रात के 1 बज गए। थकी हारी बिन्नू इसी प्रतीक्षा में थी कि कोई आकर उससे कहेगा कि जाकर सो जाओ। थोड़ी देर बाद उसकी सास आई और बोली, जा सो जा बिन्नू, रात बहुत हो गई है। बिन्नू को तो जैसे मन चाही मुराद मिल गई, पर अपनी सास की आगे की बात सुनकर उसे लगा कि उसका यह सुख तो क्षणिक ही था। और फिर सवेरे तुझे जल्दी भी तो उठना है। देख, संजू के बाबा दादी को सुबह 4 बजे उठने की आदत है। उन्हें उठते ही चाय चाहिए होती है। वे लोग तेरे हाथ की चाय पीने की जिद कर रहे हैं। अपने कमरे में आई तो संजू गहरी नींद में सो चुका था। बिन्नू बिना कोई आहट किए उसके बगल में लेट गई। दिन भर सिर झुकाए बैठे रहने की वजह से उसकी गर्दन दुख रही थी। लेटते ही पलकें झपकने लगी। उठ बिन्नू, 9 बज गए, कब तक सोती रहेगी। 2 बार चाय रख कर गई, दोनों बार ठंडी हो गई। दीदी ने उसे जैसे झिंझोड़ दिया था। अरे सोने देना बेचारी को, आज कौन सा कॉलेज जाना है। पापा की प्यार भरी आवाज़ आई जिसने एक मीठी लोरी का काम किया। और बिन्नू चादर मुंह तक ओढ़कर और गहरी नींद में सो गई। उसने दीदी की बात पर कोई ध्यान न दिया। सो ले लाडो, जब ससुराल में सास की झिड़की पड़ेगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। दीदी मुस्कुराती हुई चली गई। मायके में थी तो वहाँ कोई भी उसे 8-9 बजे से पहले नहीं उठाता था। घर में सबसे छोटी होने के कारण कोई काम भी नहीं करना पड़ता था। यहाँ तो चाय भी उसे ही बनानी पड़ेगी, वह भी सुबह 3 बजे उठकर। घर में इतने नौकर चाकर हैं, फिर भी उसे ही कहा गया। अतीत की बातों को याद करते करते न जाने कब सो गई वह। आंसू ढुलक कर उसके गालों पर आ गए और सूख कर अपना निशान छोड़ गए। दरवाजे पर जोर की दस्तक से उसकी आँख खुल गई। ठीक 3 बजे थे। दरवाज़ा खोला तो सामने सास खड़ी थी। बिना कुछ बोले वह चली गई। कितना कठोर लग रहा था उनका चेहरा। उसे माँ याद आ गई। उसका रोना फूट पड़ा। दिन भर में यही तो एक समय था जब वह उसे रोने को मिल सकता था। सारे दिन तो उसको देखने वालों का तांता लगा रहता था। जी हल्का होने पर उसने वॉश बेसिन में जाकर अपना मुंह धोया। पानी के साथ आंसू भी बह गए। ससुराल में उसका एक और दिन शुरू होने जा रहा था। पिछले 4 दिनों में बिन्नू का बुरा हाल हो गया था। सिर झुकाए बैठे बैठे चारों तरफ तमाम औरतों का जमघट अपनी कचर पचर लगाए रहता था। सवेरे से ही उसे नहा धोकर तैयार हो जाना होता था। बैठक में ज़मीन पर दरी और उस पर गद्दे और तकिए बिछा दिए गए थे। सारी बिरादरी और मोहल्ले की औरतें उसके चारों ओर बैठा दी जाती। सब की सब उसे ऐसे देखती परखती थी मानो बायोलॉजी के क्लास में इकलौती कटे हुए मेंढक को देखने पूरी क्लास जुटी हो। बिन्नू कटे हुए मेंढक की तरह बिना हिले डुले बीच में सिर झुकाए बैठी रहती। एक एक करके सभी औरतों की बारी आती तो वह बिन्नू के पास आकर उसका घूंघट उठाकर उसे देखती और रुपए पकड़ा जाती।
बिन्नू रुपए लेकर उनके पैर छूती और रुपए बगल में बैठी अपनी ननंद मंजू को पकड़ा देती। एक दिन दोपहर में सारे मेहमान के जाने के बाद मंजू बोली, चलो भाभी, कमरे में चल के ज़रा आराम कर लो। कमरे में आए 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि नीचे से किसी महिला की बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी, अरे बहन जी, माफ़ करना, आने में थोड़ी सी देर हो गई, पर हम क्या इतने गैर हो गए कि हमारा 2 मिनट इंतज़ार भी नहीं किया गया। बहू को बिना हमारे देखे ही छिपा दिया। कोई खोट वाली लड़की तो नहीं ले आई। अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया। तब तुरंत उसकी सास ने ताकीद कर दी कि बिना उसकी इजाज़त के बहू अपने कमरे में नहीं जाएगी। अच्छा नहीं लगता कि उसे देखने वाले को बेवजह इंतज़ार करना पड़े। मायके में इतनी लाडली थी सबकी कि उसके कहीं भी आने जाने पर किसी की भी रोक टोक नहीं थी। मस्त तितली की तरह उड़ती फिरती थी वह सब जगह, और यहाँ अपने कमरे में जाने के लिए भी सास की आज्ञा की आवश्यकता है। तितली के पर काटने पर उसे कैसी तकलीफ़ होती होगी अब पता चला बिन्नू को। पड़ोस की चक्की ताई अगले दिन आई थी। 5-6 औरतों के बाद उनका नंबर आया। जैसे ही उन्होंने बिन्नू का घूंघट हटाया, अपनी काय काय वाली आवाज़ में बिन्नू की सास को उमेठना शुरू कर दिया। अरे वाह, हमको तो पता ही न था कि मुंह दिखाई में मुंह के अलावा भी कुछ देखना है। यह थी तो यहाँ सब कुछ उड़ैल बैठी है। हम बूढ़ियों को ही बुलाना था तो इतने खुले गले का ब्लाउज पहनाना की क्या ज़रूरत थी। फिर बुआ सास की ओर मुँह करके बोली, इसे ज़रा कंट्रोल में रखना, यह तुम सबको उंगली पर न नचा दे। बिन्नू बहुत घबरा गई। उसे उम्मीद थी कि घर का कोई सदस्य उसकी तरफ से बोलेगा, पर कोई कुछ न बोला। अगले दिन सवेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। बुआ जी और उनके पीछे बिन्नू की सास खड़ी थी। दोनों धड़धड़ाती हुई कमरे में अंदर आ गई। बिन्नू, तुम्हारे पास कोई ऊंचे गले का ब्लाउज नहीं है? बिन्नू की बुआ सास उसकी अलमारी पर नज़र मारते हुए बोली, है बुआ जी, एक वो साड़ियों के साथ है। ठीक है, तो आज वही पहनकर नीचे बैठक में आओ। कहते हुए बुआ जी ने कड़ी नज़र से संजू की माँ की ओर देखा, मानो कह रही हो कि तुम भी कुछ डांटो इसे। धन्यवाद दोस्तों। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।